दृष्टि 2030 तक। कभी यह यात्रा एक साधारण वेबिनार से शुरू हुई थी, संवाद का एक छोटा सा प्रयास, ज्ञान को साझा करने का एक मंच, परंतु समय के साथ यह प्रयास एक आंदोलन बन गया। 101वें वेबिनार से शुरू हुआ नया डिजिटल युग आज 200 की दहलीज पार कर चुका है। 100 वेबिनार, सैकड़ों प्रतिभागी, 100 से अधिक विशेषज्ञ और लगभग 150 घंटे का डिजिटल ज्ञान संग्रह। यह केवल संख्या नहीं, यह निरंतरता का प्रमाण है। यह केवल आयोजन नहीं, यह विश्वास की कहानी है। जब मीडिया बदल रहा था, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता संवाद को नया आकार दे रही थी, जब डिजिटल दुष्प्रचार चुनौती बन रहा था, तब इस मंच ने प्रश्न उठाए, उत्तर खोजे और विमर्श को जीवित रखा। यह श्रृंखला सिद्ध करती है कि तकनीक केवल माध्यम है, विचार ही वास्तविक शक्ति है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए विद्वान, पद्म सम्मानित व्यक्तित्व, वरिष्ठ पत्रकार, नीति विशेषज्ञ, सभी ने इस मंच को समृद्ध किया। यह अब केवल वेबिनार नहीं, एक राष्ट्रीय बौद्धिक नेटवर्क है। आज जब हम द्विशतक की ओर बढ़ रहे हैं, हम केवल अतीत को नहीं देख रहे, हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। दृष्टि 2030, एक ऐसा समय जहां संवाद सीमाओं से परे होगा, डिजिटल अभिलेखागार शोध का आधार बनेगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ज्ञान का सहयोगी बनेगी और युवा शोधकर्ता इस मंच की ऊर्जा बनेंगे। कम्युनिकेशन टुडे की यह यात्रा हमें सिखाती है कि निरंतरता से विश्वास बनता है, विचार से परिवर्तन आता है और संवाद से समाज आगे बढ़ता है। यह श्रृंखला केवल वीडियो का संग्रह नहीं, यह हमारे समय का दस्तावेज है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक संदेश है, ज्ञान रुकना नहीं चाहिए, संवाद थमना नहीं चाहिए और डिजिटल युग में अकादमिक विमर्श और भी सशक्त होना चाहिए। द्विशतक केवल एक संख्या नहीं, यह एक संकल्प है। 2030 तक और उससे आगे भी यह मंच राष्ट्रीय से वैश्विक, डिजिटल से मानवीय और संवाद से आंदोलन की ओर बढ़ता रहेगा, क्योंकि संवाद ही भविष्य है, ज्ञान ही शक्ति है और निरंतरता ही विरासत है। कम्युनिकेशन टुडे, वेबिनार द्विशतक, अ डिजिटल नॉलेज क्रॉनिकल। नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की ये जो हमारी एक ऐतिहासिक यात्रा है, इसके आज 221वें पड़ाव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास की अनुभूति होना स्वाभाविक है। जैसा कि हमारी परंपरा, कार्यक्रम को शुरू करने के पहले भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की सहायक प्रोफेसर तथा जनसंपर्क अधिकारी के कार्यों का भी बखूबी से निर्वहन कर रही प्रियंका सिंह से मैं अनुरोध करूंगा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए। प्रियंका जी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से रेडियो ब्रॉडकास्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। शिक्षण में आने के पूर्व आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रहीं और इस समय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में नियमित रूप से आपके आलेख प्रकाशित हो रहे हैं और रेडियो पॉडकास्टिंग के लिए आप एक निजी विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के हमारे इस 221वें एपिसोड को शुरू करें। प्रियंका जी। Thank you so much, sir. So before we begin with our webinar, let's remember Maa Saraswati through this vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूले खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन अब बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चलेने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चलेने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। So I am delighted to welcome you
to this 221st webinar on the topic Global Media Portrayal and the Battle for Public Trust. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 30-year-old bilingual media quarterly journal considered as the lighthouse of media professional, and Bharatiya Vidyapeeth Institute of Computer Application and Management, New Delhi, which is a 60-year-old institutions, have hands joined together to organize this media lecture series in online mode. So, in today's hyper-connected world, media does not just report news, it shapes opinion, influence narrative, and plays a crucial role in building or breaking public trust. From global headlines to social media trends, the way stories are portrayed directly impact how we are building or breaking trust. So, to understand this, we lead this important discussion with us. We have eminent speaker, Ms. Ruchika, ma'am, research scholar at Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur. Ma'am brings valuable academic insight and research perspective on media communication and public perception as well. So we look forward to her thoughts on how global media framing affects credibility, trust, and public discourse. We encourage all participants to engage and ask questions and be part of this meaningful conversation. Once again, a very warm welcome to all of you. Over to you, sir. Thank you so much. इसी क्रम में एक बार पुनः अनुरोध प्रियंका जी से, जैसे कि हमारी परंपरा, अतिथियों का स्वागत, सम्मान, अभिनंदन हम करते हैं ई बुके के माध्यम से। चूंकि वायवी आभासी मंच पर यह कार्यक्रम है, तो आभासी मंच का ही विकल्प हमने तलाशा है हमारे विशिष्ट वक्ता का स्वागत करने के लिए। अनुरोध है प्रियंका जी से, आज की हमारी एक्सपर्ट रुचिका ध्रुवे जी का ई बुके से स्वागत, अभिनंदन करें। Ma'am, this is just a gesture of gratitude and welcoming. Okay, इस ई बुके से हमेशा एक्टिव मीडिया सर एक मैसेज कन्वे करते हैं। तो बेसिकली अपने लाइफ में इनवाइट करना है, इसी फ्रेशनेस को लाइफ में इनवाइट करना है और उसी खुशबू, क्रिएटिविटी और फ्रेशनेस के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू सबके लिए मैसेज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। ये पुष्प भले ही आभासी मंच के हों, इनकी सुगंध को हम केवल महसूस कर सकते हैं। सुगंध महसूस करना यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हम किस तरह से अपने विचारों की खुशबू के माध्यम से मीडिया संबंधी विषयों पर एक जन जागरूकता का कार्य कर सकने में सक्षम है। लगभग 6 वर्ष का हमारा ये छोटा सा प्रयास मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर अलग अलग अनुशासनों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे इस मंच पर सहभागिता कर चुके हैं। 500 से अधिक विशेषज्ञ वाइस चांसलर से लेकर के युवा शोधार्थियों तक ने हमारी इस विचार यात्रा को, हमारी इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाया है। उसी क्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, वैश्विक मीडिया चित्रण और जन विश्वास की लड़ाई, ग्लोबल मीडिया पोर्ट्रेयल एंड द बैटल फॉर पब्लिक ट्रस्ट। और आज एक्सपर्ट के रूप में अपनी बात कहने के लिए हमारे साथ हैं, जैसा प्रियंका जी ने बताया, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर की पत्रकारिता की शोधार्थी रुचिका ध्रुवे, जिनका विस्तृत परिचय मैं जब आमंत्रित करूंगा अपनी बात कहने के लिए, उस समय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अपनी बात को विषय प्रवर्तन के रूप में एक छोटे से प्रश्न से शुरू करना चाहता हूं। आज सुबह आपने जो पहली खबर पढ़ी या देखी, क्या आपने कभी सोचा यह खबर पूरी तरह सत्य थी, आंशिक सत्य थी, या किसी विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई थी? आप यह तो महसूस कर ही रहे होंगे कि हम सूचना के महासागर में जी रहे हैं, या यूं कहूं कि हम ऐसे सूचना के महासागर में पहुंच गए हैं जहां विश्वास का रेगिस्तान हमारे सामने है, या विश्वास के रेगिस्तान में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज सूचनाओं की कमी नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है विश्वसनीय सूचना की पहचान। और यही कारण है कि ग्लोबल मीडिया पोर्ट्रेयल एंड द बैटल फॉर पब्लिक ट्रस्ट केवल मीडिया का विषय नहीं है, यह लोकतंत्र, मानवाधिकार, सामाजिक समरसता और वैश्विक शांति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है,
जो रात दिन 24 घंटे हमें कहीं ना कहीं पहुंचता है, विचार मंथन के लिए प्रेरित करता है, उद्वेलित करता है। और डिजिटल युग, मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं है, बल्कि वह वैश्विक जनमत निर्माण, राजनीतिक विमर्श, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक धारणाओं को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन बन चुका है। आज दुनिया के किसी कोने में घटित घटना कुछ ही क्षणों में वैश्विक रूप से ग्लोबली दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंच जाती है। ऐसे समय में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा प्रश्न, मीडिया घटनाओं को किस रूप में प्रस्तुत करता है और क्या जनता उस प्रस्तुति पर विश्वास करती है। यही कारण है कि यह विषय मीडिया अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। वैश्विक मीडिया चित्रण या ग्लोबल मीडिया पोर्ट्रेल का अर्थ है किसी देश, समाज, संस्कृति, युद्ध, राजनीतिक घटना, प्राकृतिक आपदा, सामाजिक आंदोलन को विश्व के विभिन्न मीडिया संस्थान किस दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। एक ही घटना को अलग अलग मीडिया संस्थान अपनी संपादकीय नीति, राष्ट्रीय हित, वैचारिक झुकाव, आर्थिक हित और दर्शकों की अपेक्षा के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होता है? दर्शकों के मन में वास्तविकता की अलग अलग छवियां बनती है। घटना वही है, लेकिन उसकी प्रस्तुति बदल जाती है। यही कारण है कि एक ही घटना पर दुनिया के अलग अलग देशों के समाचार माध्यम अलग अलग निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष, कोविड महामारी, क्लाइमेट चेंज, प्रवासी संकट या किसी चुनावी अभियान की रिपोर्टिंग, विभिन्न देशों के मीडिया में अलग अलग दृष्टिकोण से ये खबरें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं मानवीय पीड़ा पर अधिक बल दिया गया, तो कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक हित या राजनीतिक विचारधारा प्रमुख रही। ये युद्ध का जो इस समय दौर चल रहा है, जब मैं यूएन एजेंसीज की खबरें देखता हूं, क्योंकि मैंने कुछ खबरें इनके सब्सक्राइब कर रखी हैं, वहां जो खबरों की प्राथमिकता है वो मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। कैसे हमारा हेल्थ सेक्टर चरमरा गया, कैसे बच्चों के स्कूल खत्म हो गए, कैसे महिलाओं का जीवन प्रभावित हो रहा है, किस तरह के अत्याचार उन पर हो रहे हैं। वो जो मानवीय पक्ष है उसको वो ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं युद्ध की उस विभीषिका के साथ साथ। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एआई एल्गोरिदम और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस चुनौती को और भी जटिल बना दिया है। अब समाचार केवल पत्रकारों द्वारा नहीं, बल्कि आम नागरिकों, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स और यहां तक कि एआई आधारित प्रणालियों द्वारा भी प्रसारित किए जा रहे हैं। अब तो आप जानते हैं एआई बेस्ड न्यूज ऐप शुरू हो गए हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था, आज तक ने एआई बेस्ड एक वर्टिकल फॉर्मेट में नया तरीके से लाइव टेलीकास्ट शुरू किया है। वर्टिकल फॉर्म, सामान्यतः आप देखते होंगे न्यूज का जो फॉर्मेट है वो हॉरिजॉन्टल उसमें रहता है, लेकिन अब इन्होंने उसको वर्टिकल फॉर्मेट में, हालांकि उसमें खतरा है कई बार कि बहुत सारे दृश्य कट सकते हैं, लेकिन एआई ने जिस तरह से उसको तैयार किया है, उनका ये दावा है हम पूरी खबर देंगे। तो दर्शकों की अभिरुचि इन पर लगातार शोध हो रही है, और जैसा आज तक ने दावा किया है, ये 5 साल से उनका प्रयोग चल रहा था। तो किस तरह से सूचनाओं का लोकतांत्रिकरण हो रहा है, कैसे फेक न्यूज, डीप फेक वीडियो, भ्रामक सूचनाएं, डिसइंफॉर्मेशन और संदर्भहीन सामग्री की समस्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन को वैश्विक लोकतंत्र और सामाजिक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा माना है। जब लोग ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सी सूचना सत्य है और कौन सी भ्रामक, तब मीडिया के प्रति विश्वास भी स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। ये जो जन विश्वास है, पब्लिक ट्रस्ट है, यही किसी मीडिया संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। समाचार पत्र, टेलीविजन चैनल, डिजिटल पोर्टल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तभी प्रभावी हो सकते हैं जब लोग उसकी विश्वसनीयता पर भरोसा करें। लेकिन आज यह विश्वास कई कारणों से चुनौती के दौर से गुजर रहा है। राजनीतिक ध्रुवीकरण,
कॉर्पोरेट स्वामित्व, टीआरपी की प्रतिस्पर्धा, क्लिक बैट पत्रकारिता, सनसनीखेज प्रस्तुति, अपुष्ट समाचारों का प्रसारण और विज्ञापन और समाचार के बीच धुंधली होती सीमा रेखाएं इस संकट को और अधिक गहरा बना रही हैं। ऐसी स्थिति में मीडिया संस्थानों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है निष्पक्षता, तथ्यपरकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से पालना करने की। यदि किसी समाचार में गलती है तो उसे सही समय पर तुरंत सुधार किया जाए, प्रकाशित प्रसारित किया जाए। समाचार, विचार, न्यूज और ओपिनियन के बीच में स्पष्ट अंतर रखा जाए। कृत्रिम बौद्धिकता का उपयोग हो तो उसके संबंध में भी पारदर्शिता को एक तरह से स्थापित किया जाए, पारदर्शिता बरती जाए। दूसरी ओर केवल मीडिया ही नहीं, नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज प्रत्येक व्यक्ति को मीडिया साक्षर या मीडिया लिटरेट होना आवश्यक है। किसी भी समाचार के बिना सत्यापन के साझा करना, विभिन्न स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना और फैक्ट चेकिंग का उपयोग करना, हमें इस दिशा में बहुत सतर्क और सजग रहना होगा। आज के डिजिटल नागरिक का ये एक दायित्व है कि बिना सोचे समझे सूचनाओं को साझा मत कीजिए। और साथ ही हमारे विश्वविद्यालय, मीडिया इंस्टीट्यूशन और रिसर्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया शिक्षा में केवल तकनीकी कौशल ही महत्वपूर्ण नहीं है, मीडिया एथिक्स, डिजिटल सत्यापन, डेटा जर्नलिज्म, कृत्रिम बौद्धिकता, एल्गोरिथमिक पारदर्शिता और वैश्विक मीडिया अध्ययन को भी हमें समुचित महत्व देना होगा, समझना होगा। उनका दायित्व केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज में एक विश्वास का वातावरण पैदा करना भी है। भविष्य का मीडिया संभवतः और अधिक डिजिटल, व्यक्तिगत और एआई संचालित होगा, लेकिन हम तकनीकी दृष्टि से कितने ही आगे छलांग लगा ले, पत्रकारिता की मूल आत्मा सत्य, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और जनहित, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। तकनीक सूचना पहुंचा सकती है, पर विश्वास केवल नैतिक पत्रकारिता के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता है। अंततः कहा जा सकता है कि वैश्विक मीडिया चित्रण और जनविश्वास की लड़ाई मीडिया संस्थानों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा हिस्सेदारी है। यदि मीडिया सत्य और संतुलन और उत्तरदायित्व का पालन करेगा, तभी नागरिक विवेकपूर्ण ढंग से सूचना का उपभोग करेंगे, तभी एक स्वस्थ, विश्वसनीय और लोकतांत्रिक सूचना व्यवस्था का निर्माण संभव होगा। आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती सूचना का प्रवाह नहीं, बल्कि उसकी विश्वसनीय सूचनाओं का संरक्षण है, क्योंकि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जन विश्वास में निहित है। और यह सौभाग्य की बात है कि इस विषय पर शोध कार्य कर रही, जैसा मैंने शुरू में कहा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की शोधार्थी रुचिका ध्रुवे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर शोध कार्य कर रही हैं। जब इनके सुपरवाइजर डॉक्टर विकास से जब मेरी बात हो रही थी और उन्होंने इस विषय के बारे में चर्चा की, तो मुझे लगा ये एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है हमारे इस मंच के लिए, क्योंकि हम अक्सर इस विश्वास की या क्रेडिबिलिटी बात करते हैं मीडिया की। तो एक रिसर्चर जो इसी क्षेत्र में काम कर रहा है, हालांकि अभी शोध पूरी नहीं हुई है, ये उनकी यात्रा जारी है, लेकिन जो कुछ निष्कर्ष या समझ उनकी विकसित हुई है मीडिया के बारे में, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में, वो कुछ बिंदु हमारे साथ साझा करें। यह मंच जहां एक और वरिष्ठ अनुभवी लोगों को आमंत्रित करता रहा है, वहीं हमारी एक छोटी सी कोशिश रही है कि जो ऐसे युवा शोधार्थी हैं, इनको भी हम एक छोटा सा मंच देने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से वो अपनी फाइंडिंग्स, अपने डिस्कशंस, अपना जो कुछ उन्होंने समझा है, वो इस मंच के माध्यम से साझा करें। हो सकता है बहुत सारे मीडिया टीचर्स भी हमारे इस ग्रुप में कई बार जुड़ते हैं, रिसर्चर भी जुड़ते हैं। उस डेलिब्रेशन से उनके शोध को कुछ नई दिशा या नए बिंदु मिल सके, एक छोटा सा प्रयास हमारा है। और इसी मंच के माध्यम से हम आमंत्रित करते हैं और भी शोधार्थी जो मीडिया से जुड़े हुए इन विषयों पर अपनी बात रखना चाहते हो, उनका हम स्वागत करते हैं। रुचिका जी ने इस विषय पर बात करने की अपनी स्वीकृति दी, हम आभारी हैं। और इनका अपना एक अनुभव है, उन्होंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से बैचलर्स डिग्री भी की, मास्टर्स भी किया, पीएचडी भी कर रही हैं, और बीच में आईआईएम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे विश्वविद्यालय का स्टेटस मिल चुका है, वहां से भी आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अध्ययन और शोध के साथ साथ पत्रकारिता का व्यावहारिक अनुभव भी उनका है। उन्होंने नई दिल्ली से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दैनिक पायनियर में 3 वर्षों तक कार्य किया है। तो एक प्रकार से मीडिया के उस अंदरूनी दुनिया को भी आपने समझा है।
कैसे मीडिया में काम हो रहा है दैनिक अखबार के माध्यम से, और उसको अब रिसर्च के माध्यम से वो जो भी उसकी फाइंडिंग्स होंगी वो हमारे सामने लेकर के आएंगे। तो आपने समाचार लेखन, संपादन और मीडिया का जो वर्किंग सिस्टम है उसको बहुत निकटता से देखा है, और कुछ समय तक उन्होंने बड़ौदा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पारुल यूनिवर्सिटी, अक्सर आप विज्ञापन देखते होंगे नेशनल चैनल्स पर इसके, वहां भी आपने गेस्ट फैकल्टी के रूप में कुछ समय तक पढ़ाया है। उनकी जो अभिरुचियां हैं वो मीडिया फ्रेमिंग, वैश्विक मीडिया विमर्श और भारतीय ज्ञान एवं दार्शनिक परंपरा को समकालीन संचार अध्ययन से जोड़ने वाले विमर्श विशेष के रूप में सम्मिलित है। वे मीडिया अध्ययन को भारतीय दृष्टिकोण और वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ समझने और विकसित करने के लिए निरंतर शोध एवं अकादमिक गतिविधियों में सक्रिय है। आज वे ग्लोबल मीडिया पोर्टल एंड द बैटल फॉर पब्लिक ट्रस्ट जैसे समसामयिक और विचारोत्तेजक विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने जा रही हैं। मैं पूरे सम्मान और आत्मीयता के साथ सुश्री रुचिका ध्रुवे को आमंत्रित करता हूं अपनी बात कहने के लिए कि हमारे इस मंच पर जो कुछ उनका अनुभव है रिसर्च का वो हमारे साथ साझा करें। रुचिका ध्रुवे। धन्यवाद सर। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मुझे इस मंच पे आपने आमंत्रित किया और आपने ये ओपन माइंड रखा कि रिसर्च स्कॉलर्स को भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे वो अपने रिसर्च साझा कर सकें और डिस्कशंस कर सकें। मैं आप सबकी आभारी रहूंगी। मैं बिना देरी के सेशन हम शुरू करते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ग्लोबल मीडिया पोर्ट्रेयल एंड द बैटल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। तो ये मैंने काफ़ी समय लेकर अपना जो रिसर्च का जो शोध का विषय है वो मैंने ग्लोबल मीडिया लिया, जहाँ पे मैं देख रही थी कि किस तरीके से जो इंडिया की इमेज है वो ग्लोबली एम्पर हो रही है या फिर अलग अलग तरीके से जो है रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इंडिया का। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है ग्लोबल मीडिया का, पब्लिक ट्रस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर ये ट्रस्ट इज मीडियाज ग्रेटेस्ट करेंसी की कैसे ट्रस्ट की वजह से ही पूरा मीडिया सिस्टम खड़ा हुआ है, और आइडेंटिफाई करना कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस हैं जर्नलिज्म में जो हम फेस कर रहे हैं वो, और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे टू एक्सप्लोर द वेज टू स्ट्रेंथन द पब्लिक ट्रस्ट। तो आप समझिए कि आपने रियलाइज किया है कि नहीं कि हम सबने इस साल दो बहुत बड़ी जो है वॉर देखी है। ईरान यूएस वॉर देखी है, रशिया यूक्रेन वॉर देखी है। दोनों चल रही हैं और दोनों में हजारों लोग मर चुके हैं। तो दोनों के का जो असर है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ रहा है। लेकिन सच बताइए कि हम में से कितनों को इन दोनों ये दोनों जो वॉर है उसकी पूरी सही और जो में अनफिल्टर्ड जानकारी है। और ये भी गौर करिए कि हम जो है ईरान यूएस वॉर को लेकर ज्यादा जो है वो चिंतित है, क्योंकि हम सब जानते थे कि इसका जो सीधा कनेक्शन है वो हमारी जेब से है। पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना महंगा होगा, कब तक होगा, घर में गैस सिलेंडर चलेगा या वापस से हमें इंडक्शन या चूल्हा ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए कि हम दुनिया की जो खबर तब तक फॉलो करते हैं जब तक हमें वो सीधा टच नहीं करती है, ठीक है। और जब करती है तब भी ये सवाल ये होता है कि जो हमें बताया जा रहा है वो पूरा है कि नहीं है, सच है कि नहीं है, या हमें सिर्फ उतना ही दिखाया जा रहा है जितना कि कोई दिखाना चाहता है। तो यही सवाल आज की लेक्चर का कोर है कि क्या दुनिया में जो हो रहा है वो हम तक अनफिल्टर्ड पहुंच रहा है या हम अंधेरे में है, और हमें लगा रहता है कि हमें इन्फॉर्म्ड है कि नहीं है पूरी तरीके से। तो इसका सीधा जो कनेक्शन है वो ट्रस्ट से है, पब्लिक ट्रस्ट से। और पब्लिक ट्रस्ट क्या है? पब्लिक ट्रस्ट कुछ और नहीं है, जो मेरा ट्रस्ट है या आपका जो ट्रस्ट है, हम सबका जो इंडिविजुअल ट्रस्ट होता है वो एक साथ होके वो पब्लिक ट्रस्ट बन जाता है। तो जब मैं मीडिया पे ट्रस्ट करती हूँ या नहीं करती हूँ तो मैं अकेली नहीं हूँ, ठीक है। मैं उस बड़े सवाल का हिस्सा बन जाती हूँ जो पूरी दुनिया, पूरे वैश्विक मीडिया के सामने खड़ा है। कि आज हम यही बात करेंगे कि ग्लोबल मीडिया जो उसका स्केल है, उसकी जो ताकत है, और सबसे जरूरी कि उसका ट्रस्ट पे जो अभी जो उस पे ट्रस्ट, उससे क्रेडिबिलिटी पे जो सवाल उठ रहा है। मूविंग ऑन, पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ग्लोबल मीडिया। सिंपल टर्म्स में ग्लोबल मीडिया रिफर्स टू द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन।
Okay, news agencies, broadcasters, digital platforms, wire services, and increasingly the social and तो ये जो क्या प्रोड्यूस करता है, ये produces and distributes the information so across national borders to audience that no longer sit inside one country या फिर एक लैंग्वेज या फिर एक वर्ल्ड व्यू. इसके की कंपोनेंट्स क्या है? पहले वायर सर्विसेज है. क्या ये दिख रहा है अभी आप सभी को? हाँ जी मैम, डन. ओके, इट्स फाइन. तो हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ग्लोबल मीडिया के जो अलग अलग हैं, जैसे कि वायर सर्विसेज हैं, तो उसमें हमें फेमसली पता है रेउटर्स के बारे में. फिर है हमारे पास एसोसिएटेड प्रेस है, एजेंसी फ्रांस प्रेसे है, एएनआई, पीटीआई है. तो दीज आर द इनविजिबल बैकबोन जो मोस्ट ऑफ व्हाट अपीयर्स इन योर लोकल न्यूज़पेपर और ऐप. ठीक है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स है, चाहे वो बीबीसी, सीएनएन, एआई, अल जजीरा है, डीडी न्यूज हो या एनडीटीवी हो. तो ईच हैव नेशनल होम बेस बट अ ग्लोबल रीच. Okay, through television, through digital platforms and social media, so they influence how millions of people understand international events and issues, different issues we can also talk about. So while these organizations aim to inform global audience also, their editorial priorities and I would say institutional policies also, so ठीक है, and national context can shape how stories are selected. Okay, how they are selected, how they are presented and emphasized also. So this is why audience should rely on multiple credible sources and practice the critical news consumption. Next is digital platforms. So YouTube, X, formerly known as Twitter, Instagram, TikTok, Telegram. So this have collapsed the old model where only a credentialed journalist could report. Now anyone with a phone in a war zone is functionally a broadcaster. Okay. Now next is algorithmic distribution. So this is the newest and the least visible layer. What you see isn't just what happened, it's what an algorithm has decided you are most likely to engage with. So global media today isn't just produced globally, it's filtered, it's ranked globally too. तो जब आपको ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट की खबर मिली, तो कहाँ से मिली होगी? अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिली होगी, है ना. आपको शुरू शुरू स्नाइपेट्स आए होंगे इस बारे में, तो किसी इंटरनेशनल चैनल से या इंस्टाग्राम रील से आपको सबसे पहले जो है इसकी जानकारी मिली होगी. सो ग्लोबल मीडिया इज नो लॉन्गर अ सेट ऑफ चैनल्स. ठीक है, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि इट इज अ सिस्टम ऑफ गेट कीपर्स, एल्गोरिदम एंड नाउ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल ब्रॉडकास्टर्स, all competing to define what actually happened in any given moment anywhere in the world. Okay, moving on, हम पब्लिक ट्रस्ट की बात करते हैं. तो पब्लिक ट्रस्ट इन मीडिया इज द कलेक्टिव कॉन्फिडेंस दैट अ सोसाइटी प्लेसेस इन इट्स information sources, the belief that what is reported is accurate or not, complete, free from manipulation, even when no a single person can personally verify it. Okay, तो सबसे पहला हम कॉम्पिटेंस ऑफ ट्रस्ट अगर हम बात करें, तो डू वी बिलीव दैट मीडिया हैज द एबिलिटी एंड एक्सेस टू गेट द फैक्ट्स राइट, है ना. इंटीग्रिटी ट्रस्ट पे बोले तो डू वी बिलीव द मीडिया इज बीइंग ऑनेस्ट इवन व्हेन द ट्रूथ इज इनकन्वीनियंट टू देयर ओनर्स और एडवर्टाइजर्स और द गवर्नमेंट. Then there's relevance trust. So do we believe that media has our interest at heart, not just rating our engagement targets? So trust is not a single yes or no switch. आप किसी चैनल की जो कॉम्पिटेंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो लेकिन उनकी इंटीग्रिटी पे डाउट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसलिए ट्रस्ट हमेशा लेयर्ड होता है, और यही वजह है कि आज मैं किसी भी चीज पे अगर पूरा ट्रस्ट नहीं करती हूँ, जैसे फीलिंग तो कॉमन हो गई है, इसलिए हम अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज जो है हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो एक Edelman Trust Barometer, the world's largest globally trust in major organization, has fallen by 11 points over the past 5 years. So one of the steep set declines among all institution measured second only to trust in national government leaders. So at the same time, trust has risen toward the people closest to us,
then neighbors, friendly members, co-workers. So in other words, institutional trust is collapsing inward into the personal trust. People increasingly trust my group chat more than the 9 o'clock news. So that single data point is worth sitting with our movement. So because it's a curvax of entire trust. Moving on. So it makes the invisible visible. Without global media, most of us would have no idea a war in Ukraine or a conflict between Iran, Israel, and US was even happening. So let alone why it matters to our lives. So it connects local decisions to global consequences, like petrol prices in, let's say, Bhopal are connected to the strait halfway across the world, the Strait of Hormuz, or through which, roughly a fifth of world's oil passes. So global media is only institution that can draw the line for an ordinary citizen. It creates shared reality also. So democracy, diplomacy, even the makers, all of them depend on enough people broadly, agreeing on the same basic set of facts. Without that shared reality, disagreement stops being productive debate, and becomes the fragmentation also. So it holds the power accountable across borders. So a government can suppress a story domestically, but global media or foreign correspondence, international wire services can still surface it. This is why the authoritarian state so often restrict foreign press access during the conflicts. Okay. It shapes also the global empathy also, how a famine, a war, or humanitarian crisis is portrayed globally often determines whether the world acts, sends the aid, or look away also. तो अगर ग्लोबल मीडिया ना होता तो हमें कैसा पता चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है. ठीक है. तो क्या हो सकता था? वर्ड ऑफ माउथ, रूमर, गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट्स देती है, जैसे चाइना में हम देखते हैं कि बहुत फिल्टर्ड ही जो इंफॉर्मेशन है वहां के लोगों को दी जाती है. सो अ मच पोरर, मच मोर मैनिपुलेबल इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट ये क्रिएट होता है हमारे आसपास. ठीक है. सो द वैल्यू इन मीडिया वर्ल्ड वी कीप टॉकिंग अबाउट, लाइक डाइवर्सिटी, इक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन, या फेयर अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा, कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय व्हाट मीडिया डिसाइड्स टू शो and to do not, and also how to depict it. So ये सारी जो चीजें हैं मैंने बताई कि डाइवर्सिटी है, इक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन या फेयर अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है मीडिया को कि डिसाइड करने में कि क्या चीजें किस तरीके से कैसे डिपेक्ट होंगी. ओके. तो मैं आप सभी से एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी. You see news everywhere, on X, on Instagram, in WhatsApp groups, even inside ChatGPT. News has never been easier to find. But here is the paradox. The more places news shows up, the less people seem to trust it. And according to the Reuters Institute's 2026 Digital News Report, that trust crisis is only getting worse. The report finds that people across the world are becoming less engaged with news. Since 2021, the share of people who say they are very interested in news has fallen by 13 percentage points on average. Today, around 1 in 4 people are casual or passive news users. That means millions of people are no longer checking the news every day. Instead, they tune in only when a major event grabs their attention. One reason is that news no longer lives primarily on news websites. For the first time globally, social media and video platforms have overtaken news sites and apps as the most common way people get news online. 54% of respondents use social and video platforms for news. 51% use news websites and apps. Now it's a small gap, but it marks a major shift. The problem is that social feeds are crowded spaces. News appears alongside memes, advertisements, influencer content, opinions, and misinformation. Everything competes for attention. And when reliable reporting sits beside questionable content, the entire environment can start to feel less trustworthy. That helps explain another alarming finding. Global trust in news has dropped to just 37%.
That's the lowest level recorded by Reuters since it began tracking trust in 2015. As traditional news organizations struggle to hold attention, creators are becoming increasingly important. Almost half of respondents now get some news from creators, and more than a quarter get news from creators who specifically focus on current affairs. People often find creators easier to understand, more relatable, more conversational, more entertaining. But there is a catch. Most audiences still see creators as less trustworthy and less impartial than established news brands. Then there is artificial intelligence. Around 10% of people now use AI chatbots to access news. That's up from 7% a year ago. Among people under 35, the figure rises to 16%. And users aren't just asking for headlines, they want explanations, context, follow up questions. In other words, they want help making sense of an increasingly crowded information landscape. Now, for India, these shifts are especially significant. The report shows that platforms such as YouTube and WhatsApp play a major role in how Indians consume news. Trust in news in India stands at 39%. That is slightly above the global average, but the larger trend is the same. The battle for attention is no longer happening only through newspapers, television channels, or news websites. It's happening on smartphones, inside video feeds, and within private messaging groups. So yes, trust in news is falling, but the deeper story is how news itself is changing. For decades, people actively sought out news. Today, news increasingly finds them through algorithms, through creators, through social feeds, and through AI. The challenge for journalism now isn't just producing accurate information. It is earning trust in a world where attention is fragmented and every screen is competing for it. Follow business standard for more such explainers. इस वीडियो के माध्यम से मैं यही शेयर करना चाहती थी आप सभी से कि कैसे पब्लिक ट्रस्ट जो है ग्लोबल मीडिया पे या फिर अलग अलग न्यूज चैनल्स पे कैसे वो फॉल हो रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो why trust is the biggest currency when it comes to media? So every other industry sells a product. Okay, media sells belief. A newspaper, a channel, or a platform has no value at all. Zero. If nobody believes what it reports, you can have the best production quality, the fastest reporting, the widest reach. But if trust is gone, the product is worthless. Okay? That is why trust is not a currency for media. It is the main currency. So everything else is a downstream of it. So पब्लिक ट्रस्ट इज इक्वल्स टू माई ट्रस्ट, योर ट्रस्ट। ठीक है, इतने जो लाखों लोग हैं उनका ट्रस्ट। सो ये सारा कंबाइन होके जो पब्लिक ट्रस्ट है वो क्रिएट होता था। और जैसे करेंसी की वैल्यू कोलैप्स हो सकती है अगर लोग उसमें ट्रस्ट खोना शुरू कर दें, वैसे ही मीडिया की वैल्यू भी कोलैप्स हो जाती है जब लोग उसमें ट्रस्ट जो है उसमें कम हो जाए, खोना शुरू कर दें। ठीक, तो ग्राउंड विद दीज numbers, so nearly 34,000 people surveyed across, I'll say 28 countries. Institutional leaders have experienced net trust losses over the past 5 years, led by the national government leaders and the major news organizations also. So only 39% of people globally say they get information at least weekly from the sources with a different political learning than their own. So down 6 points in this 1 year. So 65% worry that foreign actors are injecting the falsehood into the national media, specifically to inflame the domestic divisions. ठीक है, तो when the trust falls, people don't stop consuming media. They simply migrate to sources, different sources consuming media. They simply migrate to the sources they feel are trustworthy, often because they are familiar or emotionally validating to the source. So regardless of whether those sources are accurate or not. Okay, so this creates the parallel realities.
two people can watch the news about the same war and walk away with the fundamental incompatible understanding of what has happened. So this fragmentation is described by researchers as reality itself. Shared facts becoming the harder to establish, the arbitraries of truth becoming harder to find. So जब करेंसी यानी कि पैसा पे ट्रस्ट गिरता है तो लोग दूसरी करेंसी ढूंढते हैं. तो जब मीडिया पे ट्रस्ट गिरता है तो लोग दूसरी मीडिया नहीं ढूंढते, वो अपने आप को ही अपना सोर्स बना लेते हैं. ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप या किसी नोन ने कोई चैनल शुरू किया वैसे. तो और वही सबसे ज्यादा खतरनाक जगह हो जाती है क्योंकि वहां फैक्ट चेकिंग नहीं होती है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द चैलेंजेस फेसिंग मीडिया टुडे. तो पहला जो चैलेंज मुझे लगता है वो है अगर मैं वॉर कवरेज फॉग ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करूं तो यूएस इसराइल यूएस एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स में जो लाइव केस स्टडीज हुई है, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स which had first fled into brief 12-day war in June 2025 escalated again into a larger war in 2026. So casualty figure, battle damage ho ya assessment ho, even the basic facts about which side struck what have been contested in real time. So independent analysis ya government sources have disagreed sharply on responsibility for specific strike, including one that hit a school. ठीक है, तो इवन अमंग यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज themselves have initial assessments of the damage caused by the strikes on Iran nuclear sites conflicted. So one preliminary report suggested only a few months setback, while official publicly claimed years of delay. So if intelligence agency within one government can't agree, imagine how the contested the public narrative becomes across different countries' media. So in modern conflict, information itself is a battlefield. Every side, government, militaries, activists, actively manages what gets shown. Okay, when and how. So the first draft of history as a journalism is often called, is now written under the I'll say active information warfare conditions. Okay, so the economic anxiety filter is there. This explains the opening. Why did Iran-US war grip Indian audience more than Ukraine? Because of the direct line to fuel prices. Okay, the Strait of Hormuz and the cost of living. So Iranian attacks during the 2026 war that happened in February targeted the oil infrastructure and vessels in the Strait of Hormuz, so through which about 20% of the world's oil passes. So people pay attention to global media in proportion to how directly it threatens their wallet. Okay, which happens, the coverage is often shaped by economic self-interest, not by the actual human scale of tragedy. Okay, in India also we have seen these kind of newses which have directly or indirectly told us about the oil scarcity of oil or scarcity of petrol, diesel in a country around the country. So then the insecurity crisis is there. The 2026 Edelman Trust Barometer found that 7 in 10 people are unwilling to hesitate to trust someone with the different values, social approaches, background, or information sources also. So this is the bigger than media biasness. It means audience are actively retreating into information bubbles by choice and rewarding media that flatters their existing worldview. ठीक है, जैसे मेरा एक बिलीव है उसी में ही मैं बबल में होके रह गई और वही इंफॉर्मेशन मैं बार बार कंज्यूम करूंगी, बार बार मैं उस पे अपडेट्स देखूंगी जो सिर्फ मुझे हैम्पर करता है अपने पर्सनल लेवल पे. Then there is a mass class trust divide. So the gap is institutional. Trust between high income and low income. Respondents have more than doubled since 2012 from 6 points to 15 points globally, with the largest gap in the US, Indonesia, I think France and Saudi Arabia also. This means media trust isn't evenly distributed, even within one country. It splits among economic lines too. देर इज द लाइन जहाँ पे हाई इनकम लो इनकम का जो है वो डिवीजन हो चुका है. ठीक है ना. एआई सिंथेटिक मीडिया जो है
जो generative AI is accelerating the trust crisis by multiplying the plausible version of reality faster than any other gatekeeper can verify them, while also lowering the cost, uh, then including the content from foreign actors also seeking to exploit the existing. So deepfakes, AI generated eyewitness content, and synthesize the image of war zone are now part of the information supply chain, and the most audience have no reliable way to tell them apart from the real thing. ठीक है. What is real and what is AI generated on basis of simple, let's say, simple update, they generate AI or different kinds of cartoon to explain to the people, which overstimulate their ideas also. So most people are no longer directly to a news organization. They don't go directly to the news organization. They get news filtered through a social platform algorithm whose primary goal is engagement, not accuracy. So this quality quietly hands the enormous editorial power to companies that never claim to be in the news business. They are just a simple Instagram page, simple Twitter page. They copy paste somewhere and analyze on themselves, by themselves, and post it. ठीक है. तो पिछले महीने की कोई भी बड़ी खबर आप याद कर सकते हैं, आपको लगी ही होगी कि वो पूरी तरीके से सच है कि नहीं है, या कोई डाउट था, तो दिस यूजुअली गेट्स पीपल टू ओपन अप. इट्स अ गुड ब्रिज इनटू द सॉल्यूशन सेक्शन, कि क्या ये क्वेश्चन जो है मैं खुद से पूछ सकता हूँ कि ये जो इंस्टाग्राम पेज है जहाँ से हम न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं, इज इट रिलायबल? हु आर द एडिटर्स? आर दे इवन ट्रेन्ड? हैव दे वर्कड बिफोर? So today, with one camera, a person, or with one phone, they simply tend to analyze the different conflicts and different issues in India by themselves without even researching. Okay. So what can be done? So what we can be doing for a media organization is radical transparency about sourcing clearly, separating verified fact from claim and from opinion, correcting errors visibly, not quietly. Just quietly trust is rebuilt by how mistakes are handled, not by pretending they don't happen. So investing in a on ground first person reporting, rather than relying purely on secondary aggression competences. So trust depends on this. ठीक है. Then building in steel manning, actively representing the strongest version of opposing viewpoints, not the weakest. If we talk about platforms and technologies, then clearly labeling of AI generated or synthetic content. ठीक है. Algorithm transparency at minimum, giving users some visibility or control over why they are being shown, what they are shown, and how they are shown. Then Edelman's research suggested that fostering the deliberate cooperation across different viewpoints, rather than merely tolerating the difference, is one of the most effective ways institution can rebuild trust. ठीक है. Now for institutions and governments, we say, so employers and the institutions are increasingly expected to act as a brokers, bridging the divides rather than deepening them. So since interpersonal and workplace trust remains far higher than trust is distant institution. Okay. Then protecting the press access during the conflicts rather than restricting it, since the restricted access is itself a major driver of an information vacuum that gets filled with speculation and propaganda. So for each of us individually, and this where public trust is somehow becomes my trust comes back, we can at least try on this. So only 39% of people globally currently, I think, get news weekly from sources with a different political leaning than their own. Actively, seeking out one credible source outside your usual comfort zone is a very small, doable act with the outsize impact. ठीक है. Then slow down before sharing. So the gap between seeing and forwarding is where most misinformation gets its power. So a 10-second pause to check the second source breaks the chain.
ठीक है, वी आर अवेयर एज अ मीडिया पर्सन, वी आर अवेयर दैट वेयर वी हैव टू चूज अवर information from, but there are people who aren't aware. They just simply trust on an Instagram, a basic Instagram post from a random page. So we can tell them ki a 10-second pause to how they are sharing to their peers can change and break this cycle. Then separate the what have happened and what it means. Facts and interpretation, get blended constantly, especially in a TV debate. We have seen the TV debate formats and the social campaign captions. So learning to spot the difference in a trainable skill. Difference between what has happened, what it means, and what are the analysis, what are the facts. Okay, now reward good journalism, not just entertaining journalism. Subscription, attention, shares are votes. Every click is telling algorithm what produces more of. ठीक है, मूविंग ऑन कि याद रखिए, पब्लिक ट्रस्ट कोई सरकार नहीं देगी, कोई चैनल नहीं देगा, वो हमसे शुरू होती है। और हम जब तक एक खबर को बिना चेक किए आगे बढ़ता है, तो मेन उस सिस्टम का जो हिस्सा जो है वो बन जाते हैं, जो ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो और जब हम एक पॉइंट पे रुक कर उसे सोचते हैं कि क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है, डू आई नीड टू फॉरवर्ड दिस इंस्टाग्राम और ट्विटर पोस्ट, तो वहां पर वो फर्क बन जाता है। तो हम उस सिस्टम का हिस्सा जो है वो बनने से बच जाते हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाता है। तो वापस उस सवाल पे आते हैं, जहां से हमने शुरू किया था कि क्या हमें ईरान यूएस वॉर या लेट्स से रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पूरी जानकारी है। शायद नहीं भी होगी हमें, लेकिन अब हम जानते हैं क्योंकि ग्लोबल मीडिया एक कॉम्प्लेक्स दबाव में है, और मैं बोलूंगी कि बदलते हुए सिस्टम से गुजरते हुए, जहां ट्रस्ट एक असली करेंसी है इसके लिए। तो याद रखिए कि पब्लिक ट्रस्ट कोई डोर टू डोर की जो चीज नहीं है, ठीक है, वो हम सबके इंडिविजुअल ट्रस्ट के बेसिस पे बना हुआ है। तो अगली बार जब कोई खबर देखें तो थोड़ा रुके, पूछिए कि मैं इस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकता हूँ कि नहीं। इस तरीके के जो सवाल हैं, अगर वो हम खुद से पूछें तो आई थिंक हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 सोर्सेज हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन दिस न्यूज जहाँ पे सबसे पहले पब्लिश करना है, बुलेटिन पब्लिश करना होता है, तो वहां पे जो ये एआई फॉर्मेशन से या डिफरेंट ग्राफिक्स से जो ये स्टोरीज क्रिएट कर देते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट कॉन्फर्मेशन, वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक बन जाता है। तो यही सवाल आप बार बार पूछा जाए कि एक इन्फॉर्म्ड या ज्यादा कनेक्टेड दुनिया हमें जो है वो बनानी है इससे। ठीक है, एक वीडियो आई थिंक मेरे पास है, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि हाउ वी कैन चूज sources. How do you know what's happening in your world? The amount of information just a click away may be limitless, but the time and energy we have to absorb and evaluate it is not. All the information in the world won't be very useful unless you know how to read the news. To your grandparents, parents, or even older siblings, this idea would have sounded strange. Only a few decades ago, news was broad-based. Your choices were limited to a couple of general interest magazines and newspapers of record, and 3 or 4 TV networks, where trusted newscasters delivered the day's news at the same reliable time every evening. But the problems with this system soon became apparent as mass media spread. While it was known that authoritarian countries controlled and censored information, a series of scandals showed that democratic governments were also misleading the public, often with media cooperation. Revelations of covert wars, secret assassinations, and political corruption undermined public faith in official narratives presented by mainstream sources. This breakdown of trust in media gatekeepers led to alternative newspapers, radio shows, and cable news competing with the major outlets and covering events from various perspectives. More recently, the internet has multiplied the amount of information and viewpoints, with social media, blogs, and online video turning every citizen into a potential reporter. But if everyone is a reporter, nobody is, and different sources may disagree not only on opinions, but on the facts themselves. So how do you get the truth, or something close?
One of the best ways is to get the original news unfiltered by middlemen. Instead of articles interpreting a scientific study or a politician's speech, you can often find the actual material and judge for yourself. For current events, follow reporters on social media. During major events such as the Arab Spring or the Ukrainian protests, newscasters and bloggers have posted updates and recordings from the midst of the chaos. Though many of these later appear in articles or broadcasts, keep in mind that these polished versions often combine the voice of the person who was there with the input of editors who weren't. At the same time, the more chaotic the story, the less you should try to follow it in real time. In events like terrorist attacks and natural disasters, today's media attempts continuous coverage even when no reliable new information is available, sometimes leading to incorrect information or false accusations of innocent people. It's easy to be anxious in such events, but try checking for the latest information at several points in the day rather than every few minutes, allowing time for complete details to emerge and false reports to be refuted. While good journalism aims for objectivity, media bias is often unavoidable. When you can't get the direct story, read coverage in multiple outlets, which employ different reporters and interview different experts. Tuning into various sources and noting the differences lets you put the pieces together for a more complete picture. It's also crucial to separate fact from opinion. Words like think, likely, or probably mean that the outlet is being careful, or worse, taking a guess. And watch out for reports that rely on anonymous sources. These could be people who have little connection to the story, or have an interest in influencing coverage, their anonymity making them unaccountable for the information they provide. Finally, and most importantly, try to verify news before spreading it. While social media has enabled the truth to reach us faster, it's also allowed rumors to spread before they can be verified, and falsehoods to survive long after they've been refuted. So before you share that unbelievable or outrageous news item, do a web search to find any additional information or context you might have missed, and what others are saying about it. Today, we are more free than ever from the old media gatekeepers who used to control the flow of information. But with freedom comes responsibility. The responsibility to curate our own experience and ensure that this flow does not become a flood, leaving us less informed than before we took the plunge. हमें यही समझना है कि कैसे ये जो न्यूज़ फ्लो है वो फ्लड में ना कन्वर्ट हो जाए और हम कंफ्यूज होके जो गलतियां हम कर रहे थे वो ना करें. सो सर, थैंक यू सो मच. चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। और मुझे लगता है ये वीडियो आप नहीं दिखाते तो शायद कुछ मिस होता। बहुत बढ़िया वीडियो था और आपकी पूरी बात का जिस्ट भी उसमें आ गया। पूरे उस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के संदर्भ में वैश्विक मीडिया की विश्वसनीयता, उसकी चुनौतियां, एल्गोरिदम और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी और मुद्दे थे उनको आपने बखूबी एक्सप्लेन किया, उन घटनाओं का उदाहरण देते हुए। और हमारी एक छोटी सी परंपरा और है कि हम हमारे वक्ताओं का सम्मान करते हैं एक मेमेंटो के माध्यम से और एक सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट आपको जब भी देखने का मौका लगेगा इस वेबिनार की याद दिलाएगा और व्हाट्सएप पे हम आपको भेज देंगे। फिलहाल मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वो ऑनलाइन आपको भेंट करें सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो, ई सर्टिफिकेट। Ma'am, this is just an honor of gratitude and respect as you have shared your insight thoughts on this topic. So thank you so much. Let me share your e-certificate as well. Thank you, ma'am. Okay, your e-certificate is on the screen. We will be sharing this to you either through WhatsApp or through email. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. चलिए, अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। हमारे किसी भी वक्ता के मन में कोई टिप्पणी करने की आकांक्षा हो, कोई सवाल पूछने की इच्छा हो, सादर आमंत्रित है। अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और टिप्पणी या सवाल। सर, सवाल नहीं है पर मैं मेरा ग्रेटिट्यूड शेयर करना चाहूंगा सर। हाँ विकास जी। जी सर, सबसे पहले सर संजीव सर, आपको कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया।
2 महीने पहले ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी थी और आज जब मेरे रिसर्च स्कॉलर है वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो मुझे एक वो लीनिएज क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं, हमारे ओर से भी शुक्रिया कि आपने इस मंच को इतना महत्व दिया और अपने रिसर्च स्कॉलर को प्रमोट किया कि वो आकर के अपनी बात करें। तो हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि ये यात्रा इसी तरह से चलती रहेगी। जी, और कोई सवाल किसी के मन में हो? डॉक्टर बाला लखेंद्र जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपका नाम BHU से। बाला जी, जी मुझे सुन रहे हैं? जी हाँ जी। जी जी, प्रणाम प्रणाम सर। हाँ बाला जी, वीडियो ऑन कीजिए। नाम सर से सर एक मिनट सर। आई थिंक बाला सर कन्वीनर थे पिछली बार जो वो हुआ था कॉन्फ्रेंस, तो हमने अटेंड किया था। BHU शायद में तो मेरे सेशन थे सर। मैं भी आया था उस समय, तो मैं भी था वहां पे। हाँ सर, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ माननीय प्रोफेसर संजीव भानावत सर को, और बधाई देता हूँ डॉक्टर विकास जी को, क्योंकि अभी वो कह रहे थे कि उनके स्टूडेंट रही हैं रुचिका ध्रुवे। यस, आई डू रिमेम्बर रुचिका, यू प्रेजेंटेड योर पेपर। और बहुत अच्छा आपने अभी ग्लोबल मीडिया और पब्लिक ट्रस्ट के बारे में आपने चर्चा की। और जैसा कि अभी माननीय प्रोफेसर भानावत सर कह रहे थे कि निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म पर भी रिसर्च स्कॉलर्स और देश भर के जो और अन्य अतिथि हैं उनको आना चाहिए, और आपने एक मौका दिया रिसर्च स्कॉलर को सर। ये एक नई शुरुआत है, संभवतः शायद इसके पहले भी शायद आपने एक आध रिसर्च स्कॉलर को मौका दिया है। तो ये तो निश्चित रूप से रुचिका के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब और सबसे बड़ी बात है कि अभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, बाद में जब सर उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, विस्तृत रिपोर्ट, और बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ जर्नलिज्म प्रोफेसर संजीव भानावत सर का स्नेह आपको मिला है रुचिका, तो आपको बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। बस एक दो बातें मैं सुन रहा था आपको, मैं पूरा व्याख्यान आपने अपनी बात शुरू की ईरान और US वॉर से, रसिया और यूक्रेन की भी बात आपने की, और आपने कहा कि वो जितना दिखाते हैं, जितना वो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं, और फिर आप जितना देखते हैं आप देखते हैं। एक कहते हुए आपने एक बात और कही कि करेंसी पर से जो लोगों का ट्रस्ट गिरता है तो लोग करेंसी बदल देते हैं। मेरी बात ये समझ में नहीं, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं एक ऐसे ही बता रहा हूँ। जब आप कुछ कमेंट करते हैं तो उसका क्या आधार है, ये कैसे आपने कहा। और अभी एक बहुत ही अच्छा वीडियो जो दिखाया आपने कंक्लूजन में, और जिसमें द टैगलाइन हम कह सकते हैं वो था, फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे देश में बिल्कुल ये नहीं है, हमारे ऊपर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। खासतौर से जब भी हम मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं, न्यूज फिल्टर की बात करते हैं, उसमें एक और अच्छी बात आई थी कि जो रीजनल न्यूज हम सुनना चाहते हैं या जो क्षेत्रीय घटनाएं हैं वो अनफिल्टर्ड हो, इसकी वो बात करते हैं। मिडिल मैन उसमें कोई नहीं हो, आप हो, स्रोत हो, और फिर वो, तो ये एक अच्छी बात है। तो बस यही कहना था। आप अपनी टिप्पणी, अगर आपने कैसे ये कहा कि करेंसी जब ट्रस्ट गिरता है तो हम बदल लेते हैं। इन सेंस कि जैसे हम हार्ड मनी यूज कर रहे हैं उसे डिजिटल यूज कर लें, या फिर देयर आर हमने हाँ वही था मेरा कहने का मतलब था कि अगर हम कैश यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको अगर कोई डाउट है कि ये कैश जो है वो क्रेडिबल नहीं है ना, तो हम कहीं ना कहीं स्विच करेंगे उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। मतलब डिजिटल उसका जो ऑप्शन है, हम जो फोन पे यूज करते हैं या फिर दूसरे SBI के एप्स यूज करेंगे, योनो वगैरह, तो उस तरीके से स्विचिंग, तो वैसा मेरा कहने का मतलब था। जी जी जी, नहीं नहीं बिल्कुल, अब बातें स्पष्ट हो गई। जब आप इस तरह से करेंसी की बात करेंगे ना, आपने कहा कि जैसे हमारे यहाँ आप जाते हैं किसी दुकान पे, आप 500 रुपए का नोट देते हैं, आप उसे पहले इसको प्लास्टिक मनी कहते थे जब हम ATM वगैरह यूज करते थे, और अभी ये UPI वगैरह यूज हो रहा है। बस इतना ही, और बाकी आपने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और जैसा सर कह रहे थे कि आप पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, पारुल में हमारे कई मित्र हैं, अभी हाल में मैं पारुल यूनिवर्सिटी के कई मित्रों से मिला भी हूँ। तो आपको बहुत बधाई रुचिका जी, और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा सर आपके बारे में बता रहे थे कि लिख रही हैं, लगातार शोध पत्र पत्रिकाओं में छप रही हैं, तो आप छपें, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय आगमन हो तो बहुत अच्छा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी। हाँ जी, और कोई टिप्पणी? question in the chat box as well.
हाँ जी, आप पढ़िए प्रियंका। श्वेता नमस्कार मैम जी। ने क्वेश्चन, हाँ श्वेता मैम ने क्वेश्चन मेंशन किया है, इज ग्लोबल मीडिया ट्रूली ग्लोबल इन ऑडियंस एंगेजमेंट और ओनली इन डिस्ट्रीब्यूशन? मैं कहाँ पर पढ़ूँ ये? मैम यू वांट मी टू रिपीट द हाँ, मैं क्वेश्चन? वही मैं क्वेश्चन देख रही हूँ मैं। चैट बॉक्स में होगा मैम, नीचे बिल्कुल लास्ट में मैसेज का एक आइकन है, वहां पर टैप करोगे तो दिखेगा, अदरवाइज लेट मी रिपीट इट, इज ग्लोबल मीडिया ट्रूली ग्लोबल इन ऑडियंस एंगेजमेंट और ओनली इन डिस्ट्रीब्यूशन? Okay, so global media is genuinely global in its distribution infrastructure, but its audience engagements, remains uneven, regionally concentrated, and shaped by, let's say, linguistic, cultural, political, or let's say technological factors also. So, in other words, the reach is global, and the participation, it's according to your choice, it's selective. जी हाँ दयानंद जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर दयानंद कादयान, संस्कार यूनिवर्सिटी हरियाणा से। आज का जो वेबिनार में मैंने सुना, एक रिसर्च स्कॉलर से हमने ग्लोबल मीडिया और पब्लिक ट्रस्ट के बारे में समझने का जो एक सुअवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए हम कम्युनिकेशन टुडे का और विद्यापीठ का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैडम ने बहुत ही अच्छे ढंग से और ये वीडियो प्रेजेंट करके अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। ये एक बहुत ही अच्छा वो है, क्योंकि एक रिसर्च स्कॉलर से भी हमें पढ़ने का मौका मिला है, और ये एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म मीडिया का है जिसमें से हम इंटरेक्शन के द्वारा एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी समझ बढ़ाते हैं ग्लोबली। बहुत बहुत आभार आयोजकों का और मानवत सर का। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी। सूरज जी, हाँ सूरज जी का वीडियो ऑन नहीं हुआ है। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, वीडियो ऑन पूरे कीजिए। मंच को नमस्कार, बहुत शानदार रहा सर। बस अभी ऐसी स्थिति में था कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। और आपकी यात्रा भी बहुत सफलमय रही। बहुत अच्छा। शानदार आपने जो जो चीजें वहां से भेजी हम लोग को भी लगा कि हम लोग भी नॉर्वे और विभिन्न कंट्री की यात्रा कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा लगा सर। ये भी आप दोबारा से एक तरह से एक बीच में 1 महीने का गैप हो गया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है दोबारा से हम लोग जो है शुरू हो गए हैं। आगे हम लोग की यात्रा चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम को भी बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जो है इनकी प्रस्तुति रही विषय पे। चलिए, थैंक यू। हाँ सोनू, तुम कुछ कहोगे? सर रुचिका दीदी को मेरा धन्यवाद है, क्योंकि मैं तो एक छात्र हूं और ये शोधार्थी हैं, लेकिन अगर पत्रकारिता को अगर देखा जाए तो अपने आप में शोध ही है, क्योंकि बिना शोध के पत्रकारिता संभव भी नहीं है। चाहे हम खबर की दुनिया में हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो विषय था एक जमीनी विषय था, जो शायद सब लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ग्लोबली जब बात आता है तो जो आपने सर मंच बनाया है बनावत सर, ये अपने आप में सचमुच में ग्लोबली है। और इसके माध्यम से आपने जो अवसर दिया रुचिका दीदी को, और रुचिका दीदी जैसे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर हैं जो अच्छे अच्छे विषय पर रिसर्च किए हुए हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि बनावत सर अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें लाएंगे, उन्हें अवसर मिलेगा। और मैं तो खुद ही कहता हूँ सब लोगों को, अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं आपके साथ बैठते बैठते इतना तो समझ जो भी पाया हूँ, और सकारात्मक दिशा में जो शब्द मेरे पास रहते हैं उनसे परोसने का भी मैं काम करता हूँ। जो सूरज सर ने बोला, सचमुच में आप तो खुद ही घूम रहे थे सर, मगर वो हम लोग फोटो देख करके तस्वीर देखकर बहुत कुछ महसूस कर रहे थे। लगा कि चलिए कम से हम लोग कोई भी यात्रा हो रही है। मगर एक चीज की कमी खल रही थी कि ये प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम जब बंद हो गया था तो लग रहा था कि कब आएंगे सर, कब चालू होगा। तो ये संपर्क का दायरा टूट गया था, प्रियंका दीदी से टूट गया था, तो ये सब लग रहा था कि कब चालू हो कि सामने बैठे। आज से शुरू हुआ, ये बहुत अच्छा लगा। और रुचिका दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा प्रेजेंटेशन किया। और लास्ट का जो वीडियो मैंने देखा है वो सचमुच में अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात हमारे बनावट सर का एक चीज सबसे बड़ा खासियत है कि अगर जब ये कार्यक्रम समाप्त होता है तो इसकी रिकॉर्डिंग बशर्ते यूट्यूब के लिंक के साथ वो भेजते हैं, और उसके बाद उसमें विश्लेषण भी किया हुआ रहता है।
तो ये हमारे लिए सर बहुत ही मतलब बहुत अच्छा एक अनुभव होता है कि कम से कम अगर मान लीजिए कभी समस्या हो गई तो कम से कम पढ़ करके भी कुछ जानने को मिल जाता है। तो ये आपने आज का विषय जो चुना एक जमीनी विषय है, इसे समझ बहुत सारे लोग नहीं पाते, लेकिन जो पत्रकारिता के छात्र हैं उन्हें इस बात की समझ बेशक होगी, क्योंकि जो पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं उनको ये अनुभव हो पाती है, लेकिन जो ऐसे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं बहुत सारी चीजों को, और मैंने देखा है कि वो जानना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आज का जो सेशन था मेरे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक था। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए सर आभार प्रदर्शन से पहले एक निवेदन है। हाँ जी, आपकी जो ये यात्रा रही है अद्भुत रही है। बाकी लोगों ने भी कहा, हम लोग लगातार आपको पढ़ रहे थे और आपकी तस्वीरें देख रहे थे, कुछ वीडियोस भी आपने ये किए हैं। बिल्कुल। तो अगले अतिथि वक्ता के रूप में आप सर अपनी बात हम लोगों को शेयर करें लाइव, जैसे अभी हो रहा है सर, कि आपकी यात्रा और क्या आपने वहां पर मीडिया हाउसेस का भी भ्रमण किया, वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो अगर आप ऐसा कुछ करें अगला, अगर सर कम्युनिकेशन टुडे का जो अगला अंक हो। जी मीडिया हाउस तो नहीं जा पाए क्योंकि वो ग्रुप टूर था और मीडिया में किसी की अभिरुचि थी नहीं वहाँ। अलबत्ता मैंने ये कोशिश की थी नॉर्वे की वो जर्नलिस्ट जिसने हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था उसे खोज पाऊं, लेकिन मेरे लिए आश्चर्य था कि 2-4 लोगों जिनसे भी पूछा वो उस लड़की के बारे में जानते ही नहीं है, कौन जर्नलिस्ट कौन सा सवाल नहीं पता था। और हमारे देश में तूफान आया हुआ है उसको लेकर के। हाँ बिल्कुल, उस समय तो पता नहीं लग रहा था और कोई खबर ही नहीं है, वो सिर्फ जो यही खबर है कि हमारी वो जो उस समय गाइड आई थी वहां पीएम को पर, सवाल ऐसे कैसे कर लिया, पीएम को सवाल कर लिया, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हाइप किया गया था वो चीज। है ना, तो मीडिया हाउस पे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाकी वहां का जो कल्चर था, जिस तरह का जो इम्पैक्ट पड़ा, वो वैसे मैंने लिख ही दिया। मौका लगा तो फिर कभी और विस्तार से नहीं, बात लेकिन करेंगे। सर लिखने को पढ़ने के की जगह अगर सर हम आपको सुने हाँ हाँ, सही और सही जो सही जीवंत बात है। वो बीच में कुछ तस्वीरें आप दिखाएं और हमें हाँ हाँ, सुनाएं, तो वो बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है बाकी लोग भी उसको सर एंजॉय करेंगे और उसको सही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सर, ये हम लोग का रिक्वेस्ट है सर, आपसे अनुरोध है, I have अगर आप not कर सकते तो शायद बहुत अच्छा होगा restored सर। जी earlier certificate. हाँ, जरूर देखिए, प्लान करता हूँ मैं और एक दिन इस पे भी बात कर सकते हैं, है ना। जी, तो चलिए प्रियंका जी, आभार प्रदर्शन के लिए। Ji sir, thank you so much. Respected esteemed speaker, distinguished guests and faculties, and all other participants who have been connected with us. I, Priyanka, on behalf of BVI CAM and Communication Today, extend our heartfelt gratitude towards to everyone who have been connected with us, and special thanks to Ms. Ruchika ma'am, research scholar at Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, for delivering such a thought-provoking and insightful lecture on global media portrayal and the battle for public trust. So today's session highlighted several important aspects of contemporary journalism. Today we have learned various aspects like how global media shape public perception, why public trust remain the greatest currency of journalism, and how challenges such as fake news, misinformation, political portrayal, AI-generated content, deepfake, algorithm-driven news feed, and information bubbles are transforming the media landscape. So you have also emphasized, and we have also learned on various related aspects like media literacy, transparency, editorial accountability. Has provided the first aspiring media publisher and researchers. So the way you have spoken about all the and covered all the related aspects, insightful thoughts, and also enhance our education and topics. So I would like to express my them new topics, and we learn not many researchers, experts, media experts, journalists, and the topics. So thanks to everyone. Thanks to the faculty members, examination, the entire organization team of communication to the BVI camp, Jain sir. Once again, thank you, Manawat sir. Sir, अभी ना एक नए टॉपिक किसी नए टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस टॉपिक के बारे में, तो हमारा जो रिसर्च का एरिया है उसके बारे में हमारी नॉलेज, हमें टॉपिक्स मिलते हैं, प्रॉब्लम्स मिलती है, जिसके ऊपर हम रिसर्च भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू।
चलिए, हमारी ओर से भी बहुत बहुत आभार रुचिका जी को और उनके शोध निर्देशक भाई डॉक्टर विकास राजपोपट जी को कि आपने अपने विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया और उन्होंने इतनी तैयारी के साथ जो कुछ उनका अनुभव अपनी शोध यात्रा का रहा हमारे साथ साझा किया। और सभी सहभागियों का फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे ही किसी विषय के साथ इसी मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।